को लगता है बीटी कॉटन सेफ है? मैम बीटी कॉटन तो सेफ है, उसकी यील्ड भी अच्छी खासी है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज अभी जो हमारे सामने आ रहे हैं कि पहले जैसे कहा जाता था कि बीटी कॉटन पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है, लेकिन हाल ही के अंदर में जैसे पिंक बॉलवर्म अटैक वगैरह भी उसके ऊपर में हुआ है, तो उसकी जो इफिकेसी है बीटी कॉटन की, उसके ऊपर में सवालिया निशान एक तरह का है। जब किसान एक बीटी कॉटन क्रॉप या कोई और भी क्रॉप ग्रो करता है, तो आपको लगता है कि किसान से इसको ज़्यादा फ़ायदा है या वो कंपनियां जो इनके सीड्स बेच रही हैं उनको फ़ायदा है? मैम इस तरह की सीड यूज़ करने से फ़ायदा तो दोनों को है, कंपनी को फ़ायदा भी है और किसान को भी फ़ायदा है। कंपनी को फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जहाँ तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सवाल है, तो इसके ऊपर में एक मोनोपोली है। जो मॉन्सेंटो कंपनी है अमेरिका की, सिर्फ वही इस तरह के सीड्स जो है मार्केट में फ़िलहाल बेच रही है, और फार्मर को ये फ़ायदा है कि उसकी जो यील्ड्स है और जो पेस्ट से जो बचाव है उसका, तो उसमें उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता जब हम वाइल्ड सीड संचय करके रखते हैं तो उनमें भी कई बार म्यूटेशन होता है, वो भी रेजिस्टेंट वैरायटी शो कर सकते हैं अगेंस्ट पेस्ट, कि हमें फिर मॉन्सेंटो की ज़रूरत ही ना पड़े? तो आप किसके फेवर में हैं? किसान वाइल्ड सीड को संचय करके रखे या मॉन्सेंटो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करे? मॉन्सेंटो ने इतना सीड प्रोवाइड करा है, मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है, तो आप एक किसान को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम चूँकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी है और फार्मर्स की इनकम उससे काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि बीटी कॉटन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है, जो हाल ही के अंदर में जो पेस्ट रेसिस्टेंस, जो पेस्ट का जो अटैक्स उसके ऊपर में हो रहा है और रेसिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, तो उसके अंदर में सुधार लाने की ज़रूरत है। और साथ ही ये जो बीटी का जो मार्केट है जो जेनेटिकली तो मतलब उस सुधार के लिए किसान इंतजार करे? नहीं मैम, किसान तो उस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर उसको अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करना है तो उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें उसकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। हज़रुद्दीन, आपने अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट में लिखा है वॉचिंग वेब सीरीज, कौन सी है आपकी फेवरेट? मैम रिसेंटली मैंने एक राइज ऑफ द एम्पायर्स ऑटोमन्स सीरीज देखी है, वो मेरी फेवरेट है। ठीक है, ये वेब सीरीज जो है एक जिन एप्स पे आते हैं उनको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ बुलाया जाता है। जी मैम। क्या है वो? ओवर द टॉप सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप सर्विसेज क्या है ये? इनको ओवर द टॉप सर्विसेज क्यों बोला जाता है? मैम जो ट्रेडिशनल जो ज़रिए है जैसे टीवी और सैटेलाइट, ये जो ज़रिए है कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन के, या तो इससे हटकर ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको बाईपास करके, इस वजह से इनको ओवर द टॉप सर्विसेज कहते हैं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ये सर्विस देते हैं। अच्छा, एंड अगर हम इनकी वेब सीरीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या आप मेजर करेंगे? किस साइड बैलेंस टिल्टेड है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? मैम इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में जैसे जो क्रिएटिव कंटेंट है वो वीवर्स के सामने आ रहा है, वीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। क्रिएटिव कंटेंट उसके सामने आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो वेब सीरीज़ जिस तरह की बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी से क्लोज वेब सीरीज़ कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, तो एक तरह से समाज को समझने के लिए, समाज की रियलिटीज़ को समझने के हिसाब से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा इसका एस्थेटिक पर्पज़ है। जब जिस तरह की हमारी लाइफ फास्ट हो गई है तो इसमें एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और इसके अंदर में ईज़ है चूँकि। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस मैम इसमें ये है, बेसिकली यूथ्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरीज़ के अंदर में, इसके अंदर में वायलेंस और अब्यूजिव लैंग्वेज और न्यूडिटी को लेकर डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह की सोशल बिंजिंग जो होती है, इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी मल्टीपल एपिसोड जो है एक सिटिंग में देखने की वजह से डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी इससे होती हैं। ठीक है, आपने बोला कि कंटेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है यूथ को, तो इसकी रेगुलेशन कौन करता है कंटेंट का? मैम इसके रेगुलेशन के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी तो नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन पे बेस्ड है। ओके,
आप कॉर्पोरेशन बैंक में काम कर चुके हैं। जी मैम। मुझे बताइए कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज कब हुआ था? हम कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज हुआ 1980 में। 1980 में। जी। एंड आपको लगता है द नेशनलाइजेशन वाज अ गुड स्टेप, एक कामयाब रहा वो? जी मैम। मैम एक्चुअली जिस वक्त नेशनलाइजेशन किया गया था उस वक्त जो मोटिव्स थे नेशनलाइजेशन के वो ये थे कि बैंकिंग का जो आउटरीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कदम रहा था। दूसरा ये था कि हमारे जो सेक्टर्स थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। तो चूँकि नेशनलाइज बैंक का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर भी है, इस वजह से भी उनका उस एस्पेक्ट से भी नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। जैसे एमएसएमईज में और एग्रीकल्चर में जो हमने क्रेडिट सपोर्ट दिया है, शायद हम प्राइवेट बैंक्स की मदद से उतना सपोर्ट उसको नहीं दे पाते। मुझे बताइए, अगर यूएस, रशिया और चाइना में प्रायोरिटाइज मतलब एक रैंकिंग देनी हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस और प्रेफरेंस किसको होनी चाहिए, रैंकिंग अगर आप दे सकते हैं तो, यूएस, रशिया एंड चाइना। मैम फॉरेन पॉलिसी जो हमारी होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो इसमें रैंक देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। हाँ, हमको ये चाहिए कि जो भी मेजर पावर्स है और उनके साथ रिलेशंस मेंटेन किया जाए और प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहे कि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सर्व हो। तो सभी के साथ हमको रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चलना होगा। क्या हम अभी ये बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं? जी मैम, बैलेंस तो हम मेंटेन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने डीहैपनेट किया दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी हमारा रिलेशन, उसी तरह का बैलेंस हम कोशिश कर रहे हैं। बट वी आर वर्किंग ऑन वेरी टाइट रोप। जो ट्रेडिशनल हमारे जो रशिया जो हमारा ट्रेडिशनल लाई रहा है और उससे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेशंस हमारे अभी पीछे गए हैं और हम अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी हम डिफेंस टाइज और अदर टाइज, टेक्नोलॉजिकल टाइज जो है रशिया से मेंटेन किए हुए हैं और बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि एक टर्म यूज़ होता है, उसको बोलते हैं फतवा पॉलिटिक्स। फतवा पॉलिटिक्स क्या है ये? मैं मुझे फतवा तो पता है, फतवा पॉलिटिक्स किस? मे बी कभी जब मतलब एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस। थैंक यू। तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये प्रेवलेंट है या ये नहीं है प्रेवलेंट? इस तरह की चीज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं है। तो नहीं, ये सुना है आपने कि पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं इमाम्स के द्वारा? नहीं मैम, सुना नहीं। ये नहीं सुना है। ठीक है, मुझे बताइए कि मुस्लिम विमेन जो हैं उनका स्टेटस कम्युनिटी में कैसा देखा जाता है? मैम कम्युनिटी में मुस्लिम वुमेन का जो स्टेटस है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी वाला स्टेटस है। और रिसेंट टाइम्स में इसकी झलक हम जो डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्रीज के अंदर में, जिसमें लीडिंग रोल मुस्लिम वुमेन प्ले कर रही है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो एक इमेज बनी हुई थी मुस्लिम वुमेन की कि उनको घर में रखा जाता है, उनको पर्दे में रखा जाता है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो जो एक नेगेटिव इमेज थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हुई है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो एक इमेज ही थी जो अब ब्रेक हो गई। थैंक यू। अज़रुद्दीन, यस सर। मैं देख पा रहा हूँ कि आप का जो रेफ है वो सजेस्ट कर रहा है कि आपने हिंदी में काफ़ी काम किया है और आपको हिंदी में आपने स्पेशल सर्टिफिकेट भी लिया है, यानी आपके पास हिंदी की भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। सर एकेडमिक तो नहीं, वो एक कोविड सर्टिफिकेट कोर्स मैंने किया था जब मैं 7th क्लास में था। जो कोविड सर्टिफिकेट होता है वो मिडिल क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट माना जाता है। 12th क्लास के इक्विवेलेंट। तो अगर आप 7th क्लास में थे और 12th क्लास के एग्जाम दे रहे थे, जी सर, तो इसका मतलब आपकी हिंदी अच्छी रही होगी। सर उस वक्त तो मुझे शऊर नहीं था कि मैं कौन सा एग्जाम लिख रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था, तो मैं इसमें भी कर लिया था। मुझे बताइए कि हिंदी और उर्दू की जब हम तुलना करते हैं तो एक कंटेंशियस इशू जो है वो नुक्तों का आता है कि आमतौर पर हिंदी के लोगों का आरोप है कि जो ध्वनियाँ उर्दू से आती हैं जी, उर्दू के लोगों की ये जिद रहती है कि उनको उसी उच्चारण के साथ बोला जाए जिस उच्चारण में वो उर्दू में बोले जाते हैं। जी, जबकि अन्य भाषाओं से जब शब्द आते हैं तो हिंदी पर ऐसा कोई
अपेक्षा नहीं रखी जाती है। अंग्रेजी से आते हैं या दूसरी भाषाओं से आते हैं तो हिंदी अपनी भाषा के हिसाब से बोलती है। आपको क्या लगता है कि उस बायसनेस से दूर होकर आप बता सकते हैं कि क्या हिंदी को उर्दू की ध्वनियों के साथ नुक्ते लगाने की आदत छोड़ देना चाहिए अपने विकास के लिए, या ये उर्दू का जो की जिद है उसके आगे झुकना चाहिए? सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदी उर्दू ज़बान में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस है। और स्क्रिप्ट में चूँकि उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज है जो अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़बानों से आए, जो बाहर की ज़बानें हैं, इस वजह से जो नुक्ते हैं वो कुछ अलग है। जैसे जाहिद ज़ वाली जो आवाज़ है वो हिंदी में नहीं है, इस वजह से उसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में जैसा आपने ठीक फरमाया कि ज के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो वो ज की आवाज़ बन जाती है। तो इस तरह का है। लेकिन सर दोनों ज़बानों के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ज़बान के अंदर में आपस में जो है वो मेल जोल बरकरार रहे, और अगर दोनों स्क्रिप्ट अलग अलग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़बान एक रहे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो खिलाड़ी भी हैं, आप लगातार खेल में सक्रिय रहे हैं। हाल में भारत की एक कबड्डी टीम को लेकर काफ़ी विवाद रहा है कि वह बिना अनुमति के पाकिस्तान चली गई, और भारत की सरकार ने इस बात पर खेल संघ से आपत्ति दर्ज की है और खेल संघ ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की है, लेकिन पाकिस्तान में वह कबड्डी की टीम फिर भी भारतीय टीम की तरह शामिल हुई है। क्या विवाद है और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो पाया कि भारत की एक टीम विदेश चली गई और भारतीय लोगों को पता भी नहीं लगा? सर मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए अजहर। थैंक यू जी अजहरुद्दीन जी, कैसा लग रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हैं और किन एरियाज में लग रहा है कि सर यहाँ भी थोड़ा सा और एडजस्टमेंट चाहिए? सर एक तो कॉन्फिडेंस की कमी लगी मुझे, और करंट अफेयर्स में आपने कुछ इश्यूज बताए उर्दू से रिलेटेड, जो अभी आखिरी सवाल था उसमें मुझे लगा कि मैं शायद अच्छा जवाब नहीं दे पाया। अजहरुद्दीन, आपके विषय में हम लोगों ने जो इंटरव्यू के बाद आपके आपस में चर्चा की है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही हैं। देखिए, आपका इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू नहीं होगा जी। आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा एक पूर्व राय बना लेनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। इसके कई कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं और लगभग सबसे हम लोग ये बात पहले कहते हैं कि आप इस बात के लिए तैयार होके जाइए कि आपके इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू से कुछ भिन्न तरीके से लिए जाते हैं। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि आपको मालूम है, एक सेंस में पेपर आउट हो गया है, आपको मालूम है कि उस दिशा में जाएगा। नुकसान जाहिर है कि ये है कि आपके मूल्यांकन के तरीके भी कई बार वही नहीं होते जो बाकी कैंडिडेट के मूल्यांकन के हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ जाइएगा। खुशी की बात यह है कि हम लोगों की समझ में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। आपकी जो आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका है उसमें जो संतुलन है और जो एक तरह का स्थिरता है, जी सर, वो मेरे अनुभव में बहुत कम विद्यार्थियों में होती है, बहुत कम कैंडिडेट्स में होती है। थैंक यू। उसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो रिलेटिवली आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपके अंदर एक स्थिरता समझ के स्तर पर भी आ गई होगी। दूसरा, तैयारी के स्तर पर भी शायद बाकी लोगों से बेहतर स्थिति होने की वजह से स्थिरता है। और बोर्ड मेंबर्स को जल्दी ही आप इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स सामान्य कैंडिडेट्स में वो चीज़ नहीं देखते हैं। आत्मविश्वास आपको लग रहा है कम है, लेकिन ऐसा कोई बहुत इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जी सर। आपके बैठने के तरीके में नहीं हो रहा है, आपका बैठना सही है, आपका वॉइस लेवल बाय एंड लार्ज ठीक है, आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छी पकड़ है, बल्कि आप हिंदी के अच्छे कैंडिडेट की तरह हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ आपको उर्दू कहने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं और दे ही रहे होंगे। इनफैक्ट देयर इज नो पॉइंट गेटिंग अ इंटरप्रेटर फ्रॉम उर्दू टू हिंदी, कोई लॉजिक नहीं है उस बात, ठीक है ना। हैंड मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा है, फ्लो आपका अच्छा है, आपकी अंदर एक तरह का जो पॉजिटिव आपके इंटरव्यू की सबसे मज़ेदार बात है वो एक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है। नॉर्मली हम लोग कैंडिडेट्स को की परफॉर्मेंस को डिप करते हुए देखते हैं, रेयर कैंडिडेट में इससे ऊपर जाते हुए भी देखते हैं। मैं आपके साथ ये दावा तो नहीं कर सकता कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं अपने थ्रू द इंटरव्यू, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड यू मस्ट मेंटेन दैट, ठीक है ना। उसे आपको बना के रखना है। एनालिसिस भी आपका अच्छा है, ऊर्जा भी आपके अंदर बाय एंड लार्ज ठीक है। अब चैलेंजेस कहाँ हैं? चैलेंजेस कम्युनिकेशन में नहीं है, चैलेंजेस दो फ्रंट पर है। एक मतलब दोनों ही चैलेंजेस एक ही चीज से इमर्ज कर रहे हैं, वो ये है कि आपको बोर्ड मेंबर्स के अंदर जो प्रेजुडिसेस होंगे उनसे टकराना होगा।
जी ये प्रेजुडिसेस आपकी एज को लेकर होंगे जी और ये प्रेजुडिसेस हो या व्यक्त हो या ना हो, कभी कभी कम्युनिटी को लेकर होंगे। जी जो एज को लेकर का प्रेजुडिसेस है वो इस सेंस में होंगे कि अब इतनी उम्र हो गई है, इतने साल नौकरी करके आया, मोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। जी तो आपको वो एनर्जी दिखानी है जी सर एंड विलिंगनेस टू लर्न दिखानी है। कैसे दिखाएंगे, आपकी चुनौती है। जी अपने सवालों को इस तरीके से आप बताएंगे जिससे लगे कि आपके अंदर नई चुनौतियों को लेकर उत्साह रहता है। जी सर ठीक है ना, इस वाले एस्पेक्ट को आप बताएंगे। अगर सर। आपको मौका मिले तो अपनी सर्विसेज के अनुभव जो है उनके आधार पर बताएं या अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताएं, जी सर। लेकिन ये दिखाएं कि यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मोल्डिंग योरसेल्फ इफ नेसेसरी। जी सर आप बात समझ पा रहे हैं? जी सर दूसरा जो है वो कम्युनिटी प्रेजुडिसेस को लेकर बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड मेंबर एसेंशियली प्रेजुडिस्ड होंगे, लेकिन पास्ट अनुभव बताते हैं कि कभी कभी वो नेगेटिव हो जरूरी नहीं है, कई बार पॉजिटिव भी होते हैं, जी लेकिन दे व्यू समटाइम डिफरेंटली। तो आपकी जो छवि आनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम वाली छवि आनी चाहिए। जी बाय एंड लार्ज आती है, लेकिन आपके साथ स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम हुए, जी सिवाय जब फतवा पॉलिटिक्स और विमेन वाला इशू आ रहा था, वहां पर एक इंट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट गायब था। आप समझ पा रहे हैं? जी तो आई एडवाइस यू टू, इसको सीधा सीधा ये मत कहिए कि ये केवल छवि है। जी सर आप ये कहिए कि ये बदलाव में हो, मतलब समझ रहे हैं? जी, जी, जी। ये एक कम्युनिटी में आता हुआ बदलाव है। हम मानते हैं कि कुछ जगह पर ऐसी स्थिति है, जी। लेकिन सकारात्मक चीज ये है कि हम उससे बाहर आ रहे हैं। जी सर Getting my point? जी सर ये एक रिफॉर्मेटिव इंट्रोस्पेक्शन वाला एंगल रहेगा तो आप वो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव। अदरवाइज क्या लगता है, वो थिन बाउंड्री लाइन हो जाती है जहां पे पता लगता है कि पता नहीं एकदम ये हो जाए कि नहीं जी सब कुछ अच्छा है वाला बात। तो वो उसका आप इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं। मतलब मेरी सलाह रहेगी कि करें। जी